नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने ठंडा कर दिया चीन की सारी रंगबाजियाँ। वैक्सीन सप्लाई में भारत से करारी हार पड़ी है चीन को, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल पाकिस्तान ने टेका घुटना कहा, भारत के साथ सभी मुद्दों पर शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, म्यांमार में हालात खराब। म्यांमार के प्रतिनिधि ने यूएन में रोकर बताई सारी दास्तान, 3 फिंगर सैल्यूट कर जताया विरोध। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, फिलहाल अमेरिका ने फिर से बाइडेन ने कसा चीन पर शिकंजा। चीन के लोगों को अमेरिका में मल्टी एंट्री वीजा मिलना होगा मुश्किल। सीनेट में विधेयक पेश दिया जाने के आखिर क्या ये है। इस बीच अंबानी ने भी दिया है चीन को करारा झटका। जाने के कैसे। इस बीच अमेरिका ने भारत से लिया 15 लाख करोड़ का कर्ज। आखिर क्या है ये, वो भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल वैक्सीन सप्लाई में भारत से हारने के बाद नरम पड़ा चीन। भारत ने ठंडा कर दिया है वैक्सीन निकाल कर। कोरोना फैलाकर दुनिया को गर्त में डालने वाले चीन को करारा झटका लगा है। भारत की वैक्सीन से WHO ने जमकर तारीफ की और भारत की वैक्सीन आने से चीन ठंडा पड़ गया है। दरअसल चीन कोरोना वैक्सीन सप्लाई की रेस में भारत से हार गया है। शुक्रवार को श्रीलंका में चीनी वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाकर वहां भारतीय वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दिखाई गई है। आपको बता दें, अब वहां लगभग 1.5 करोड़ लोगों को टीकाकरण के लिए भारत में निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन सप्लाई की रेस में भारत से एक बार फिर से पिछड़ने के बाद चीन के सुर में नरमी आ गई है। इस बीच WHO ने भी भारत की तारीफ कोविड-19 वैक्सीन को लेकर कर दी है। और दुनिया भर में खास करके भारतीय वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से झंडा गाड़ा गया है, उससे चीन के दिन पूरे हो चुके हैं। यही कारण है कि चीन अब फिलहाल ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। चीन ने कोविड-19 फैलाकर सोचा था कि भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत दुनिया भर के जितने भी देश हैं सबको गुलाम बना लेंगे। लेकिन भारत में एक ना चली और कोविड-19 वैक्सीन जिस तरीके से भारत की वैक्सीन दुनिया भर में डंका बजी, चीन को अलग से नुकसान हो गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान ने टेके घुटने का, भारत के साथ सभी मुद्दों पर चाहते हैं शांतिपूर्ण समाधान। रो रहा है हर एक मोर्चे पर इमरान खान। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल पाकिस्तान का कहना है कि वो भारत के साथ सभी मुद्दों पर शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। इसमें कश्मीर मुद्दा भी शामिल है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने कहा है कि संघर्ष विराम को लेकर हाल ही में बनी सहमति इस्लामाबाद के जरिए उल्लेखित रूह के अनुरूप है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने कहा है कि वे नियंत्रण रेखा, LAC और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम पर सभी समझौतों पर सख्ती से पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। वहीं अब पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हम सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया। जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है। हमारे सैद्धांतिक रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों के लिए पाकिस्तान के पुराने रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर शांति बरकरार रखने के लिए 2003 के संघर्ष विराम सहमति का पालन करने की आवश्यकता को लगातार रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हमने ये भी कहा है कि नियंत्रण रेखा पर संघर्ष का बढ़ना क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए ये घटनाक्रम पाकिस्तान के रुख के अनुरूप है। वहीं चौधरी ने आरोप लगाया है कि 2003 में अब तक भारत के जरिए 13,600 से अधिक संघर्ष विराम उल्लंघन किए गए। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, म्यांमार में हालात बेकाबू, तख्ता पलट के बाद हालात बयां करते रो पड़े यूएन में स्थायी प्रतिनिधित्व किया 3 फिगर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां तख्ता पलट का विरोध करने वाले को सेना लगातार डरा धमका रही है। सेना ने ऐलान किया है कि फिलहाल वे 1 साल के लिए आपातकाल की स्थिति के तहत सत्ता चलाएंगे और फिर चुनाव होगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार के स्थायी प्रतिनिधित्व
क्यांग मो तुन ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और वहां लोगों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों को उठाया है। इसी दौरान देश के हालात को बयां करते करते वो रो भी पड़े थे। आखिर में उन्होंने 3 उंगलियों से चेयर को सल्यूट किया है, एक तरीके से विरोध का साइन दिखाया है। आपको बता दें कि हालात म्यांमार में इस कदर हो गए हैं कि सेना प्रदर्शनकारी खास करके उन जनता जनार्दन को उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। ये हालात हो चुके हैं म्यांमार में और इसी बात को यूएन में उन्होंने एक तरीके से रोकर बताई है। तो आप समझ सकते हैं सेना का वहाँ किस तरीके से जुल्म उठाया जा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन के लोगों को बाइडेन सरकार ने दिया पहला झटका, मल्टी एंट्री वीज़ा मिलना होगा मुश्किल। सीनेट में विधेयक हुआ पेश। दरअसल प्रभावशाली रिपब्लिकन सीनेटरों ने चीन के नागरिकों के दिए जाने वाले 10 साल के मल्टी एंट्री वीज़ा को खत्म करने संबंधी एक विधेयक सीनेट में पेश कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जब एक प्रमाणित नहीं हो जाए कि चीन ने अमेरिका के खिलाफ आर्थिक और औद्योगिक जासूसी को बंद कर दिया, तब तक इस तरीके से रोक लगा देनी चाहिए। इस बीच वीज़ा सिक्योरिटी एक्ट नाम के इस बिल को मार्स ब्लैकबर्न, टॉम कॉटन, रिक स्कॉट, रेन क्रूज और मार्को रूबियो द्वारा पेश किया गया। अगर ये बिल कानून में तब्दील हो जाता है तो फिलहाल चीनी नागरिकों को 10 वर्ष के लिए दिए जाने वाले B1 B2 वीज़ा पर रोक लग जाएगी और ये कानून तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि गृह विभाग ये प्रमाणित नहीं करता है। चीन ने अमेरिका के खिलाफ आर्थिक और औद्योगिक जासूसी के अपने अभियान को भी बंद कर दिया है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। फिलहाल अमेरिका ने भारत से लिया 15 लाख का करोड़ कर्ज, हर अमेरिकी पर 60 लाख का लोन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कोरोना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हुई। बुरी तरीके से अमेरिकी इकॉनमी में भी इससे बेअसर नहीं है। अमेरिकी इकॉनमी भारत के मुकाबले करीब 7 गुना बड़ी है और यहाँ 21 ट्रिलियन डॉलर की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ 29 ट्रिलियन डॉलर यानी 29 लाख करोड़ डॉलर है। और इस बीच भारतीय इकॉनमी का ये करीब 10 गुना ज़्यादा है। अमेरिका ने भारत से भी 216 अरब डॉलर करीब 15 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। 2020 में अमेरिका पर नेशनल डेट 23.4 ट्रिलियन डॉलर था। इस हिसाब से हर अमेरिकियों पर लगभग 72,000 डॉलर 52 लाख से ज़्यादा का कर्ज था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर अमेरिकी पर इस समय करीब 84,000 डॉलर यानी 60 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज बचा हुआ है। तो ये भारत की तरफ से भी 15 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे दौलतमंद शख्स, 3 महीने में चीन के अरबपति से छीन लिया खिताब। जी हाँ, दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर से एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए और चीन को झटका दे दिया। करीब 3 महीनों के भीतर उन्होंने फिर से ये सफलता हासिल कर ली। फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर के मुताबिक मुकेश अंबानी ने चीन के झोंग सांसान को दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया है। जब मुकेश अंबानी दुनिया के 10 अमीर शख्स बन गए। मुकेश अंबानी की संपत्ति 82 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। वहीं बात करें तो चीन के झोंग सांसान की तो वो 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। झोंग सांसान की संपत्ति 77 बिलियन डॉलर है। बीते कुछ दिनों में झोंग सांसान की संपत्ति में बड़ी गिरावट की वजह संपत्ति में कमी आ गई है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें फिलहाल पश्चिम बंगाल में हालात क्या हैं। पश्चिम बंगाल में हालात तनावपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद ही टीएमसी और ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई और तिलमिलाई हुई हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि पूरी तरीके से तिलमिलाई बौखलाई हुए हैं। खासकर कि ममता बनर्जी अपने गुंडों से भारतीय जनता पार्टी के रथों पर करवाया है हमला। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा छोड़ेंगे नहीं, एक एक गुंडे टीएमसी को गुंडों को भेजेंगे ऊपर। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कोलकाता में हिंसा की पहली घटना सामने आ गई है। काड़ापारा इलाके में बीती रात करीब 11 बजे कुछ लोगों पहुंचा और परिवर्तन रथों पर हमला बोल दिया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला करके उनकी गाड़ियों और उनके लगे एलईडी टीवी में जबरदस्त तोड़फोड़ की है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है,
आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे बीजेपी के काड़ापार कोलकाता गोडाउन में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी हैं। और इस बीच आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन समेत पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि अब ममता की विदाई तय है। आपको बता दें इस बीच गृह मंत्री अमित शाह 2 और 3 मार्च को फिर से बंगाल का दौरा करने वाले हैं। लगातार 2 दिन तक रोड को शो करके ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। हम चलते हैं अपडेट। चीन को पीछे छोड़ 25 सालों में करीब भारत आगे निकल जाएगा, देश के सबसे बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने बताया। जी हाँ दरअसल देश के सबसे बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 25 वर्षों में चीन को पीछे छोड़ भारत आगे निकल जाएगा। एक इंटरव्यू में झुनझुनवाला ने कहा है कि आप मुझे मूर्ख कहें या आप मुझे कुछ भी कहें, मैं इसे देखने के लिए नहीं रहूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत अगले 25 वर्षों में चीन को पीछे छोड़ देगा। उसके मुताबिक अगले 3-4 साल भारत की ग्रोथ 2 डिजिट में होगी। तो ये एक तरीके से बड़ा बयान और बड़ी भविष्यवाणी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर कांग्रेस में बड़ा फूट, आज़ाद, हुड्डा, सिब्बल और तिवारी जम्मू में एक साथ सब बड़ा ऐलान होने वाला है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर गांधी परिवार को कटघरे में ला चुकी कांग्रेस और कई दिग्गज एक बार फिर पार्टी हाईकमान को सीधी चुनौती देने के मोड़ में नजर आ रहे हैं। मंच चुना गया है शनिवार को जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली के शांति सम्मेलन का, पर यह तय है कि निशाना गांधी परिवार होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद शांति सम्मेलन का है, पर आपको बता दें समेत हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक दिग्गज कांग्रेसी शुक्रवार को ही जम्मू में पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि ये नेता ऐसे समय में जम्मू कश्मीर में एकत्रित हुए हैं जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार को गति देने जा रहे हैं। हालांकि राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक दिग्गज कांग्रेसी शुक्रवार को ही जम्मू में पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि ये नेता ऐसे समय में जम्मू एकत्रित हो गए जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार को गति देने जा रहे हैं। हालांकि राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर शुक्रवार को भाजपा में जाने से इनकार कर दिया था। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं तरीके से टकराहट तो दिख रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने टॉप फेयर का उद्घाटन किया। 100 से 1000 से ज़्यादा एग्जीबिटर खिलौने भी पेश किए गए हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस बीच आपको बता दें इस दौरान खिलौना बनाने वालों से बात करें। आत्मनिर्भर अभियान भारत अभियान के तहत ये मेला लगाया गया है। अगस्त 2020 में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि खिलौने न सिर्फ बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं बल्कि महत्वाकांक्षाओं को पंख भी लगाते हैं। ये मेला 2 मार्च 2021 तक चलेगा और इसका मकसद खिलौना कारोबार से जुड़े खरीदारों, विक्रेताओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों और डिजाइनरों को एक मंच पर लाना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार और उद्योग इस बात पर मंथन करेंगे कि खिलौने का रोजगार कैसे चलाया जा सके। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें यूएन में किसानों को लेकर भारत की जो कहा हम आंदोलन कर रहे किसानों का सम्मान कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर होने वाली बयानबाजी के लिए भारत ने बिना किसी का नाम लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यूएनएचआरसी में जमकर सुनाया है। यूएनएचआरसी के 46वें सत्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने कहा है कि भारत सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति पूरा सम्मान दिखाया है। सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर बातचीत में लगी हुई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इंद्रमणि पांडे ने यूएनएचआरसी उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट की किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा है कि निष्पक्षता और तटस्थता किसी भी मानवाधिकार मूल्यांकन की पहचान होनी चाहिए। हमें खेद है कि कुछ बयानों में इन दोनों की कमी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।
कृषि सुधार के लिए लाए गए तीनों नए कानून उनकी सफलता का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए थे। फरवरी की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने भारत सरकार और प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की भी अपील की थी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, राम मंदिर निर्माण समर्पण अभियान का आज अंतिम दिन, योगदान करने वालों को लास्ट चांस। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फंड कलेक्शन अभियान इस संत रविदास जयंती यानी 27 फरवरी को पूर्ण हो रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सभी राम भक्तों से अपील की है कि वो जांच करें कि परिवार का कोई सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी या कारोबारी सहयोगी इस पवित्र कार्य से वंचित तो नहीं हुआ है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सभी मदद करने वाले हाथ, सहायक कर्मचारी या वे लोग जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, बस ड्राइवर, इसके साथ सफाई कर्मी, नाई, मोची आदि को भी भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य दिव्य मंदिर से जुड़ने का ये अनुपम व पवित्र अवसर मिला या फिर नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं दान किया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण में दान नहीं किया, तो आप तत्काल चंदे को दान करें और आप भी इसमें भी सहभागिता और योगदान दें अपना। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। बिहार में सीमांचल में बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं आतंकी, गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियों को किया अलर्ट। बिहार के सीमांचल इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है और इसे लेकर प्रतिबंधित आतंकी संगठन की गतिविधियों पर गृह मंत्रालय की पैनी नज़र भी है। लिहाजा सीमांचल के खास तौर पर पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया में एक प्रतिबंधित संगठन के लोगों की गतिविधियां बढ़ने पर गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो चुकी हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी को आशंका है कि पर्व त्योहार के दौरान किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। लिहाजा अलर्ट के बाद एसएसबी सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हो गए हैं। तो ये हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर मध्य प्रदेश सरकार सख्त आजीवन कारावास के कानून को कैबिनेट की मंजूरी। दरअसल मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। और इसकी जानकारी देते हुए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब सख्त सजा दी जाएगी। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है और इसमें व्यक्ति को आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में मिलावट से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भोपाल में जागरूकता रैली निकाली गई थी। रैली में सभी आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी देखी गई थी। राजधानी के रोशनपुरा से लाल परेड तक रैली निकाली गई थी। उत्साही स्वयंसेवकों को मिलाकर मिलावट के खिलाफ नारे लगाते हुए शुद्ध खाद्य उत्पादों की मांग करते हुए सुना गया था। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।